I hope all of you are fine and doing well. So let's start with the first chapter of Indian polity, historical background. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम कंपनी रूल को 1773 to 1853 के अंदर में जितने भी एक्ट्स आ रहे थे उसको हमने पढ़ना शुरू किया था, उसको हम जानना शुरू कर दिए थे। उसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को हमने कवर कर लिया था। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 तब के ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट द यंगर के नाम पर, विलियम पिट द यंगर के नाम पर, द यंगर के नाम पर 21 जुलाई 1784 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हीं के द्वारा इस एक्ट को लाया जाता है और पास करवाया जाता है। इस एक्ट का जो मेन फीचर्स है वो है, इस एक्ट का जो मेन फीचर्स है, पहली बात ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी में जितने भी एरिया आते थे पहली बार वो एरिया इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया था अब वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहलाएगा। ये इस एक्ट का फर्स्ट फीचर्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी था, टेरिटोरियल एरिया, नाउ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हियर एज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये इसका फर्स्ट फीचर्स है। विलियम पिट यंगर के द्वारा जो लाया गया एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, वो इसका फर्स्ट फीचर्स है। दूसरा फीचर्स है पहली बार यहाँ पे दो मामले सेपरेटली डिस्कस किए जाएंगे, उनको सेपरेटली अब देखा जाएगा दो कोर्ट के द्वारा, दो कोर्ट के अंदर में। पहली बार यहां पे इंट्रोड्यूस होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है यहां पर देखने के लिए दो मामले, पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंपनी, पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो अब ये मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। इसमें 6 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 कैबिनेट मिनिस्टर। पहली बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में वर्क करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के पहले यह सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा रेगुलेट होता था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और उसी के लोग इसमें काम करते थे। उन्हीं के लोग जो स्टेक होल्डर्स थे वो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हुआ करते थे। नाउ ऑनवर्ड्स यहां से क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो अंडर में जो मामले आएंगे वो आएगा कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स आएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो कमर्शियल अफेयर्स था वो तो ऑलरेडी जो इसके पहले जो जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल का काउंसिल जो था और सुप्रीम कोर्ट जो था उसी को देखना था। तो वो जो तो पहले ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थे वो कमर्शियल अफेयर्स, तो ऐसे भी उसकी रिपोर्टिंग तो ब्रिटिश क्राउन को ही करनी थी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब होल सोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सो हियर
इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है कैसे? एक गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट का फीचर्स कुछ कुछ इसके पहले वाले एक्ट में भी आया था, लेकिन यहां पे जो इंट्रोड्यूस हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अब पहली बार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ब्रिटिश क्राउन का है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसके पहले क्या था, यहां पे गवर्नर जनरल जो काउंसिल्स के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो थे, उनके स्ट्रेंथ को थोड़ा वीक कर दिया जाता है। उनको 4 मेंबर्स से असिस्ट करने के लिए, अब उनको 3 मेंबर्स मिलते हैं असिस्ट करने के लिए। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स को 3 मेंबर्स मिलते हैं। उनके स्ट्रेंथ को वीक कर दिया गया इस एक्ट में। उसके बाद जो फीचर्स है, जो प्रेसिडेंसी मद्रास और मुंबई बंगाल के अंदर में था, यानी गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत पावरफुल था, क्योंकि उसमें मद्रास भी था और बंबई प्रेसिडेंसी भी था। अब उन दोनों को फिर से सेपरेट किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। मतलब गवर्नर ऑफ काउंसिल here introduce Madras and Bombay। ये इसका भी मेन फीचर्स है। यहां पे इसके इस पावर को कम कर दिया जाता है, खत्म नहीं किया जाता है, कम कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल यहां भी वर्क कर रहे हैं, उनके पावर को थोड़ा सा कम किया जाता है। मद्रास और बॉम्बे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में इनके अंडर में आ गया था, अब ये सेपरेट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट में सेपरेट हो गया। ये इसका मेन फीचर्स है। उसके बाद जो मामले कमर्शियल अफेयर्स का जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेवेन्यू देखेगा। इंडियन सिटीजन्स के मामले देखेगा, और एंड मिलिट्री अफेयर्स देखेगा। मिलिट्री अफेयर्स को देखेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसके फीचर्स और ये मैंने यहां पे लिखा है। डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। ये जो 3 मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हुए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट अब यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वर्क कर रहा है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो नियम और कानून बनाता है। तो अब यहां पे नियम कानून बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वर्क कर रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वर्क करना यहां पे शुरू कर दिया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट ब्रिटेन क्राउन का जो है वो वहां वर्क कर रहा है। जिसके लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं वो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के लोग हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो हियर वी कैन से कि फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डुअल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, राइट। ये इसका मेन फीचर्स है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ओवर हुआ। अब आता है, ये आपका कंप्लीट हो गया।
अब आता है एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट का मेन फीचर्स क्या है? इस एक्ट का जो मेन फीचर्स है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो थे, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल यहां पे आ गए विलियम लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो इस एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स बनकर आते हैं। इनके पहले विलियम बेल्टिक थे, 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स थे। यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स तो बनकर आते ही हैं, प्लस उनको एक और पोस्ट दिया जाता है, कमांडर इन चीफ। तो ये इस एक्ट का फीचर्स है गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल प्लस कमांडर इन चीफ। बहुत पावरफुल गवर्नर जनरल ये होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहां पे वो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल प्लस कमांडर इन चीफ के पद के साथ इस एक्ट के द्वारा उनको यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस एक्ट का एक फीचर्स और था कि उन्होंने जो पावर की डिमांड की थी कि विशेष मामलों में उनको यह अधिकार होगा कि वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को ना माने। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये इस एक्ट से उनको पावरफुल किया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी डिसीजन होंगे उसको डिसएग्री कर सकते हैं कमांडर इन चीफ प्लस गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये इस एक्ट का मेन फीचर्स है। एक्ट ऑफ 1786 में कुछ खास नहीं, बस ये था। और ये 1786 जो भी था, ये भी विलियम पिट के द्वारा ही पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस एक्ट का एक फीचर ये भी है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो विलियम पिट्स ने जो एग्रीमेंट जो चार्टर पास करवाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एक्ट ऑफ 1786 में ये विलियम पिट जो है इस एक्ट को भी वही पास करते हैं। ये इसका मेन फीचर्स हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब जो एक आता है एक्ट, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कुछ नहीं है इसमें खास। कंपनी को जो एग्रीमेंट का ऑर्डर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया था, शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया था, बाद में इस एक्ट में उसको 20 वर्ष के लिए कर दिया गया। तो एग्रीमेंट 15 years now extended for 20 years। एग्रीमेंट जो था 15 वर्षों के लिए था, अब वो एक्सटेंड किया जाता है 20 years के लिए। इसका फीचर्स है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये कंप्लीट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या होता है, पहली बार ब्रिटिश मर्चेंट्स जो होते हैं उनका डिमांड आता है कि हम इंडिया में व्यापार शुरू करेंगे। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को ओवररूल करने के लिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी कि सिर्फ और सिर्फ वही इंडिया में ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, उसको ओवररूल करने के लिए चार्टर लाया जाता है 1813 का। ब्रिटिश मर्चेंट्स जो भी हैं वो अब इंडिया में आएंगे, व्यापार करेंगे और फ्री ट्रेड करेंगे। पहले बाउंडेशंस था बहुत ट्रेडिंग में, अब बाउंडेशंस को कम किया जाता है और ओपन फॉर ऑल कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि ब्रिटिश मर्चेंट्स जितने भी हैं व्यापारी वो इंडिया में आके व्यापार करेंगे। इस एक्ट का जो मेन फीचर्स है, फीचर्स जो है इसका वो एजुकेशनल फीचर्स ज्यादा है। इस एक्ट का एजुकेशनल फीचर्स क्या है कि इंडिया में इंडियन लिटरेचर्स को प्रमोट करने के लिए और साइंस को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपया 1 साल के लिए सैंक्शन किया जाता है। 1 लाख रुपीज सैंक्शन फॉर द प्रमोशन ऑफ Indian literature plus science। एजुकेशनल फीचर्स ज्यादा है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से लेकर 1853 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है। एजुकेशन सिस्टम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है एजुकेशन सिस्टम। सिस्टम है वो आपको है 1813 से 1853 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है एजुकेशन सिस्टम 1813 से 1853 तक। वो इस सारे सिस्टम्स को देखेगी। दूसरा फीचर है इसका कि क्रिश्चियन मिशनरीज को दिया जाता है परमिशन कि आप इंडिया में जाइए और अपना मोरल और रिलीजियस व्यू को स्प्रेड करो, उसका प्रचार प्रसार करिए। तो यहां पे पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजा जाता है मोरल और रिलीजियस व्यू को स्प्रेड करने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजा जाता है कि मोरल और रिलीजियस व्यू को आप स्प्रेड करो इस एक्ट में। तो बहुत सारे धर्म गुरु जो हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के, क्रिश्चियन के प्रचार प्रसार के लिए इंडिया में आते हैं। और उसी टाइम के बहुत सारे जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, उस टाइम के बहुत सारे ऐसे अभी भी जो इंडिया में हैं, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन उस टाइम के हैं, अभी भी हैं, मतलब बहुत लार्जली वे पे वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया में। दूसरा फीचर्स आता है यहाँ पे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुलती है और इंग्लिश मीडियम सिस्टम को यहाँ पर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को यहां प्रमोट किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम को यहां प्रमोट किया जाता है। ये इसका फीचर्स है। ये जो है ये इसका फीचर्स है। इंग्लिश मीडियम सिस्टम को चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंडिया में इंग्लिश मीडियम सिस्टम को प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। ये इसका फीचर्स है। एक इसका लास्ट फीचर्स और है रेवेन्यू कलेक्शन बहुत टफ कर दिया जाता है। रेवेन्यू कलेक्शन जो है टफ कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि इस एक्ट में जो यहाँ के जो वहां के सिटीजन्स थे, ब्रिटिश इंडिया के जो भी सिटीजन्स थे, इंडियन हो या जो भी
वहां के सिटीजन थे, उनको इतना बॉन्ड कर दिया जाता है, उनको इतना इम्पोज किया जाता है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कि अगर वो रेवेन्यू कलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, देंगे, तो उनको टफ से टफ पनिशमेंट भी दिया जाता था अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कहीं ना कहीं से ब्रिटिश पार्लियामेंट के जुरिडिक्शन में था, ब्रिटिश क्राउन के जुरिडिक्शन में था। तो एक तरीके से इसको बस सिस्टमाइज करने के लिए कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शंस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनके देख रेख में होगा, यानी कोई भी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस कर दिया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेंगे और फाइनली डिसीजन क्या आएगा कि रेवेन्यू आपको देना है। तो इस टाइम पे एक फिल्म भी बनी थी, इंडियन हिंदी फिल्म में एक बनी थी, बहुत पॉपुलर था वो फिल्म। तो इसी एरा के टाइम पे वो फिल्म बना था, उसी को इसको सिनोराइज करने के लिए लगान एक फिल्म आई थी, लगान, इसी को दिखाने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन इतना टफ किया गया था कि सुखाड़ में, बाढ़ में भी, जब कोई प्राकृतिक आपदा भी आती थी तो भी बेचारे फार्मर्स को या जो भी वहां के लोग थे उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। बहुत टफ था ये वर्क, लेकिन उनको देना पड़ा और ये उनको बॉन्ड भी किया जाता था, नहीं देने पे शायद उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था। तो ये था हमारा बेसिक फीचर्स चार्टर एक्ट ऑफ 13 का। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा 2 एक्ट बचता है कंपनी रूल में, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बस अगले वीडियो लेक्चर में हम इस दोनों को कवर कर लेंगे। हमारा ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू।